हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। हमने लास्ट क्लासें थी, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो निषेचन जो रहता है उसकी प्रोसेस के बारे में देख रहे थे। तो हमने केवल डेफिनेशन की थी निषेचन की। इसके बाद हमने ये भी देखा था यानी जो परागण था, परागण के बाद परागकण जो वर्तिकाग्र पर आए, वर्तिकाग्र पर आते हैं तो उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी। और इसी के अंदर हमें ये कहा था कि आगे परागकण कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जब वह निषेचन नहीं कर पाते थे, असंगतता। इसको हमने कंप्लीट कर दिया था। अगला पार्ट ये आता है कि जो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं तो जो निषेचन की प्रक्रिया करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होंगी, कौन से स्टेप्स होंगे। और साथ में यदि हम देखें तो हम इसे ये भी कह सकते हैं परागकण स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया भी। तो हम ये कहें निषेचन, आवृत्तबीजी पादपों में निषेचन, या फिर कहें परागकण स्त्री केसर पारस्परिक क्रियाएं। ये स्टेप रहेगा हमारा अगला। तो इसको मेन रूप से यदि हम बात करें परागकण जो निषेचन, यदि हम निषेचन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने बताया था कि अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इससे पहले हमने ये कहा था कि जैसे ये पार्ट है कि ये जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर परागकण आए थे। और यदि हम बात करें इस तरीके से तो जो मादा युग्मक होते हैं वो बीजांड के अंदर इस जगह पर रहते हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो ये जो पार्ट रहते हैं, ये पार्ट तो यहाँ पर रहते हैं। अब ये जो नर युग्मक यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो ये जो है आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, तो वो सभी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं परागकण स्त्री केसर पारस्परिक। यानी ये स्त्री केसर और ये परागकण, इन दोनों के बीच में क्या अभिक्रियाएं होती है। इनका यदि हम रिजल्ट की बात करें, इनका जो एंड प्रोडक्ट की बात करें कि एंड प्रोसेस क्या होगी, तो उस एंड प्रोसेस को ही हम निषेचन कहेंगे। तो यहाँ पर यदि देखें कि ये जो स्टेप्स हैं, मैं इनको लिख रहा हूँ कि जैसे परागकण स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के जो स्टेप है, इनमें जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है परागकण यहाँ पहुंचे तो इनका अंकुरण, और पराग इनके अंकुरण से मतलब रहता है पराग नली का बनना। और इसके बाद हम ये कहेंगे पराग नली की वृद्धि। तो हम कहेंगे परागकणों का अंकुरण व पराग नली की वृद्धि। तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है परागकणों का अंकुरण, पराग नली का बनना व पराग नली की वृद्धि। इन दोनों में से किसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो आ जाता है सेकंड स्टेप आएगा कि पराग नली बन जाएगी, उसकी वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट ये रहता है पराग नली का वर्तिका में, पराग नली का वर्तिका में वृद्धि या मार्ग। इसके बाद बीजांड में प्रवेश। तो ये अलग अलग स्टेप रहते हैं, अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अगला जो पार्ट है तो उसको हम वृद्धि में सम्मिलित कर लेंगे। इसके बाद अगला है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। इसके बाद जैसे इस बीजांड में पराग नली आती है तो आने के बाद अगला थर्ड स्टेप इसके अंदर रहेगा पराग नली का भ्रूणकोश, पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश। इसके बाद फोर्थ स्टेप
इससे अगला कि जैसे ये होते हैं नर युग्मक मुक्त होंगे और उसके बाद हम ये कहेंगे कि नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन होता है। तो यहाँ पर अगला जो है वो हो जाएगा निषेचन व दोहरा निषेचन। ये 4 पार्ट जो हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से परागकण स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया बोलते हैं, या फिर इसको ये कहते हैं निषेचन के स्टेप या निषेचन के चरण होते हैं। अब इन एक एक पार्ट को हम देखेंगे कि ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो इनमें से यदि हम देखें तो परागकणों का अंकुरण, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि जब हमने नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन पढ़ा था उस समय हमने ये कंप्लीट किया था कि एक परागकण जब वर्ती कागर पर पहुंच जाता है तो जो परागकण के अंदर जो कोशिका रहती है वह 2 कोशिकाओं में डिवाइड हुई थी, जिनमें से एक जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका। कायिक कोशिका से परागनली बन रही थी, उसके बाद जनन कोशिका से नर युग्मक बन रहे थे। ये कंप्लीट प्रक्रिया आ चुकी है और वही प्रक्रिया यहाँ पर दूसरी बार है कि परागकणों का अंकुरण व परागनली की वृद्धि। बिल्कुल वही प्रक्रिया है, कोई चेंज नहीं है। इसको केवल वापिस एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वैसे ये टॉपिक हो चुका है, अब देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है ये। यदि हम देखें तो देखिए इस तरीके से, अब मैं केवल एक पार्ट बना रहा हूं इसका, ये पूरे पुष्प की जो स्ट्रक्चर है उसकी ओर नहीं देख रहे हैं हम, केवल हमें स्त्री केसर है इसकी ओर ध्यान देना है। ये पार्ट हुआ इस तरीके से, ये पार्ट। ये यदि देखें तो हम ये कह रहे हैं स्त्री केसर, इसको हम अंडक बोल रहे थे। और इसके अंदर यदि हम देखें तो ये पार्ट थे इस तरीके से यहां पर, और ये थे बीजांड इस जगह। तो ये पार्ट बीजांड थे, ये पार्ट था, इसको हमने नाम दिया था अंडाशय, और ये पार्ट हुआ वर्तिका, और ये पार्ट था वर्तिकाग्र। ये पार्ट है। देखिए जब भी हम यदि इसकी बात करें परागकणों की, तो परागकण हमने ये कहा कि वर्तिकाग्र पर पहुंच गए थे परागकण, यानी ये जो संरचना है वो हुई परागकण। और ये जो परागकण है हमने ये कहा था कि जब परागण की क्रिया होती है उस समय परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में रहते हैं, यानी इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका व जनन कोशिका। तो यहाँ पर यदि देखें तो परागकण की यदि बात करेंगे तो ये परागकण, और ये देखिए इसके साथ में मैं इसका एक पार्ट ये और बनाता हूं, जैसे ये इसका जो आउटर चोल है, आउटर जो है पार्ट, इसके अंदर यदि हम बात करें तो केवल हम ये कहेंगे कि जैसे ये जो पोर हैं, छिद्र हैं, इनको हमने जनन छिद्र कहा था, यानी ये पार्ट जनन छिद्र। और इनके पास हम ये करें कि अंदर एक कोशिका थी एन, और इस कोशिका का नाम था जनन कोशिका, और एक केंद्रक है इसके अंदर था ये कोशिका थी कायिक कोशिका। यदि इसकी बात करेंगे हम, जो बड़ी वाली कोशिका है ये कायिक कोशिका, और ये पार्ट हुए थे जनन छिद्र। ये सभी कंप्लीट पार्ट आ चुके थे। अब यदि हम बात करते हैं ये जो कंप्लीट पार्ट आ चुके थे, इनके बाद कि यहाँ पर जैसे ये परागकण पहुंचते थे, इस स्टेप को हमने परागण कहा था, ये परागण की प्रक्रिया हुई।
इसके बाद पराग कणों का अंकुरण। अंकुरण के लिए हमने ये बताया कि ये जो वर्ती कागर है, इस वर्ती कागर पर जैसे परागकण आते हैं तो वर्ती कागर से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं, क्या कहें, पोषक तत्व लेते हैं, जैसे शर्करा लेते हैं, जैसे रेजिन लेते हैं, जैसे यदि हम बात करें बोरोन जो एलिमेंट्स होता है उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो इस जगह पर बोरोन हुआ, शर्करा हुआ, यानी आवश्यक तत्व, इनको ये लेते हैं इस तरीके। ये अब जब ये इन पदार्थों को लेते हैं तो इनके आकार में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि एक ही जाति के परागकण और स्त्री केसर जो रहते हैं वो एक जाति के होने चाहिए। यदि इनके जाति अलग अलग हैं तो ये इस तरीके की क्रिया नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया होती है वो एक रासायनिक क्रिया होती है, तो जो विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर ये कहें क्रियाएं जो रहती हैं वो रसायन अनुवर्तनीय होती है। अब देखिए ये पार्ट हुआ, जैसे ये पदार्थ आएंगे इसके आकार में वृद्धि होगी, यानी परागकण है वो मैं यहाँ पर देखिए अलग से करके दिखा रहा हूं इस पार्ट को, कि जैसे ये परागकण हुआ, ये परागकण, और इस परागकण के बाहर की ओर हमने ये पार्ट दिखा रहे थे। देखिए मैं सीधे इनके जो जर्म पोर हैं उनको इस तरीके से कर रहा हूं, ये पार्ट, ये जर्म पोर बने हुए थे, यहाँ पर जो हम ये कहें अलंकरण इस तरीके से लगे हुए हैं इनका। तो बार बार ये डायग्राम बनाने की इस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बार बार परागकण। हमने कहा कि इस जगह पर यदि एक कोशिका है, ये हुई कायिक कोशिका, जनन कोशिका, इसके साथ में ये थी जो बची हुई जो बड़ी कोशिका है वो कायिक कोशिका। हमने कहा कि ये पोषक पदार्थ इसने लिए इस तरीके, जैसे ये पोषक पदार्थ लेंगे कि इस वर्ती कागर से, यानी ये जो पार्ट था, ये पार्ट था वर्ती कागर, इस तरीके, इससे न्यूट्रिएंट इधर जाएंगे, पोषक तत्व इधर जाए और इसका आकार बढ़ गया। जब इसका आकार बढ़ता है तो अंदर से बाहर की ओर इसका कोशिका द्रव दबाव लगाता है, यानी जैसे ये पदार्थ बढ़ेंगे तो ये जो अंदर की झिल्ली है इस पर बाहर की ओर दबाव लगेगा, यानी बिल्कुल यदि हम ये कहें जो बैलून होता है, गुब्बारा रहता है, उस जैसी स्थिति समझे कि जैसे उसमें हम हवा भरते हैं तो वो बाहर की ओर फैलने लगता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम देखें तो इस जगह पर स्थिति ये रहती है कि बाहर की ओर फैलता है, लेकिन ये स्पोरोपोलिनियन का जो बाहर का आवरण रहता है इसकी वजह से ये नहीं फैल पाता है। और इसके बाद यदि हम ये कहें कि ये जो छिद्र रहते हैं इनसे बाहर आ जाते हैं, ये पार्ट जो, यानी पराग नली जो है ये पार्ट है, यदि इसकी बात करें तो ये इस तरीके से बाहर आ जाता है, इस तरीके। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं इसको समझने के लिए। जैसे हम ये कहें कोई भी व्हीकल है, उसका ट्यूब और टायर है, दोनों चीजें हैं। यदि हम उसके टायर में, यानी जो उसका टायर था, इस टायर के अंदर हमने उसके रबड़ जो रहते हैं उसको हटा दिया, यानी एक कट लगा दिया बड़ा, और इसके अंदर हमने ये कहा कि ट्यूब है, इसके अंदर एक कॉमन प्रोसेस है कि जब हम ट्यूब में हवा भरते हैं तो उस समय इस हवा की वजह से ये ट्यूब बाहर की ओर फैलती है, लेकिन ये टायर जो रहता है ये हार्ड होने की वजह से इसको और अधिक नहीं फैलने देता है, यानी इसको रोक देता है, इससे बाहर नहीं आता है। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है जिसके बारे में सभी जानते हैं कि जैसे टायर के अंदर ट्यूब है, उसमें हवा भरते हैं तो ट्यूब कभी भी टायर से बाहर की ओर, यानी टायर जो है उसके एक निश्चित शेप रह जाती है, उसके बाद वो नहीं फैलता है। तो ये प्रोसेस होती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने कहा कि यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन है तो ये अंदर से ये पार्ट बाहर की ओर नहीं फैलेगा एक निश्चित लिमिट के बाद। अब इसके बाद क्या रहता है कि हमने ये कहा कि इस टायर में हमने एक कट लगाया, कट लगाया, इसका मतलब वो टायर जो है वो कट चुका है, वहां पर कोई भी बाहर की लेयर नहीं है। और फिर भी यदि हम ट्यूब में हवा भरते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये ट्यूब इस कट वाले भाग से हमें ऐसे बाहर दिखाई देने लग जाती है, एक उभार सा बनने लग जाता है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर होती है कि जैसे ये पोषक पदार्थ इसमें जाते हैं बाहर की ओर प्रेशर लगता है, लेकिन ये यहाँ जो पार्ट होने की वजह से ये नहीं हो पाते हैं।
इसके बाद जैसे ये छिद्र जो रहते हैं, इन छिद्रों से ये अंदर की जो झिल्ली रहती है, या फिर कहें कि पराग कण का जो अंतःचोल रहता है वो बाहर की ओर आ जाता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक ट्यूब जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है और इस संरचना को कहते हैं पराग नली। ये और पराग कण से पराग नली का बनना ही कहलाता है पराग कणों का अंकुरण, यानी ये पार्ट। तो ये रहते हैं पराग कणों का अंकुरण। इसके बाद ये रहता है कि जो पराग कणों का यहाँ पर अंकुरण होता है तो एक रहता है अंकुरण काल, यानी अंकुरण समय बोला जाता है इसको, अंकुरण काल। यदि इसकी बात करें तो हम ये कहें कि पराग कण यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब बने, पराग नली बन रही है, तो पराग कण के पहुंचने के बाद पराग नली कितने समय रुक करके हमें दिखाई दे रही है, तो जो टाइम लगता है उसको कहते हैं अंकुरण काल। सीधा अर्थ इसका ये भी है कि जब पराग कण वर्तिक आगर पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद पराग कणों से पराग नली के बनने में जो समय लगता है उसको हमने अंकुरण काल कहा, जर्मिनेटिव पीरियड का है। इसके बाद यदि हम देखें कि अगला पार्ट आ जाता है पराग नली की वृद्धि। पराग नली की वृद्धि की यदि हम बात करें तो हमने ये कहा कि ये पार्ट थे, और यहाँ पे देखें कि ये जो है ये कायिक कोशिका केंद्रक है, यानी ये केंद्र कौन सा है, कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक हुआ, कायिक केंद्रक है। हमने ये कहा कि ये पराग नली देखिए कि ये एक भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती है, ये तीन भी हो सकती है, यानी कितने ही हो सकती हैं, तीन से अधिक तो होंगी नहीं, क्योंकि जरमपोर जो है इसमें तीन है और एक बीजपत्री है तो उसमें होती एक है। यदि मान लेते हैं कि इसमें एक बन सकती है, इसमें दो भी बन सकती है, इसमें तीन भी, कोई भी पार्ट आ सकता है। यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो है एक पोलन ट्यूब बने, तब इसे कहा जाएगा एक पराग नली की पराग। इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि मान लेते हैं कि दो बने तो द्विनली के, और तीन भी हो सकते हैं, तो हम ये कहें कि एक नली की अंकुरण, द्विनली की अंकुरण या त्रिनली की अंकुरण हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो पार्ट रहता है इसके अंदर अंकुरण होता है, तो अंकुरण के समय जो ये नलिकाएं बन रही हैं इनमें से कभी भी हम ये देखें एक बने, दो बने या तीन बने, लेकिन वृद्धि केवल एक ही कर पाती है। अब कौन सी पोलन ट्यूब वृद्धि करेगी, ये भी पहले आ चुका है कि वह पोलन ट्यूब वृद्धि करेगी जिसके अंदर कायिक केंद्रक जाएगा। यदि ये इसमें जाएगा तो ये वृद्धि करेगी, यदि ये इसमें जाएगा तो ये वृद्धि करेगी। लेकिन ये विशेष ध्यान देने की बात है कि जैसे ही ये इधर आता है, मान लेते हैं कि ये इधर आ गया केंद्रक इसका, ये केंद्रक इस दिशा में आ गया, तो ये वृद्धि करने लग जाएगी। लेकिन इसकी वृद्धि, ये विशेष ध्यान देने की बात है, हमेशा अंडाशय या बीजांड की ओर होगी। यदि यहां से निकलती है ये पोलन ट्यूब तो भी इधर है, यदि यहां से निकलेगी तो भी यहाँ है, यहां से निकलेगी तो भी यहाँ, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों के आकर्षण की वजह होती है। एक विशेष रासायनिक पदार्थों के आकर्षण से ये इधर की ओर वृद्धि करती है। तो हमेशा पराग नली किसी भी दिशा से निकले, लेकिन उसकी वृद्धि हमेशा अंडाशय या बीजांड की ओर ही होगी। तो ये पार्ट था पराग नली की वृद्धि। तो पराग नली की वृद्धि का सीधा सा अर्थ हुआ कि जिस भी पराग नली के अंदर, यानी जिस भी पराग नली में कायिक कोशिका का केंद्रक जाएगा वही पराग नली वृद्धि करेगी। जैसे हमने दिखाया कि ये पार्ट जा रहा है तो ये वृद्धि करेगी, इस तरीके से ये वृद्धि कर जाएगी, लेकिन वृद्धि करते हुए एंड में इस दिशा में ही आएगी, इस दिशा में ही आती रहेगी, वर्तिका की ओर आएगी। तो ये अपना जो फर्स्ट स्टेप था ये पार्ट कि पराग नली की वृद्धि। इसके बाद देखिए जो पराग नली की वृद्धि है, तो इसके बाद एक और पार्ट आता है कि जैसे पराग नली की वृद्धि होगी, इधर ये वर्तिका आ जाएगी। अब यहां पर ये रह जाता है कि ये जो वर्तिका आ रही है,
देखिए हमने ये पार्ट दिखाए इसके इस तरीके। देखिए अब मैं इनको एक बार हटाता हूं। ये हमने ये बताया कि इसके अंकुरन की बात की थी, तो अंकुरन के अंदर इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमने केवल एक को ही दिखाया है। तो यहाँ पर जो डायग्राम स्पष्ट बन जाए इसीलिए एक को किया है। यदि तीन बनते हैं इस टाइप से, यदि हम ये कह दें कि जैसे इसमें तीन बन रहे हैं तो ये यहीं पर रुक जाएंगे। यदि ये पार्ट है ये केवल इतना सा ही होगा। इसके बाद देखिए जिस ट्यूब की बात करें जो वृद्धि कर रही है उसके अंदर पराग नली केंद्रक यानी जो कायिक कोशिका का केंद्रक है, ये केंद्रक जिस भी जनन छिद्र की ओर यानी जिस नली के अंदर जाएगा वही वृद्धि करेगी। अब इसी केंद्रक को जो कायिक कोशिका का केंद्रक है जिसे कायिक केंद्रक का, तो ये जो कायिक केंद्रक होता है पराग नली में जैसे ही आता है तो इसको हम कहते हैं पराग नली केंद्रक। तो ये कायिक कोशिका का केंद्रक होता है। तो एक तो पार्ट इसका ये हुआ। अब ये हो जाता है कि जैसे ये पराग नली इस वर्तिका में आती है तो इस वर्तिका के अंदर देखिए मैं स्थितियां दिखा रहा हूं कि ये जो वर्तिका है ये इस तरीके से खोखली हो सकती है। यानी जो वर्तिका है ये वर्तिका खोखली हो सकती है। इसके अंदर मेन रूप से म्यूकस पदार्थ भरा हुआ रहता है, श्लेष्मीय पदार्थ भरा हुआ रह सकता है। एक तो पार्ट ये हो सकता है। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि ये जो वर्तिका है इस वर्तिका के अंदर कोशिकाएं इस तरीके से यानी पूरे तरीके से ये भरी हुई हो सकती है। तीसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि इस तरीके से जैसे एक कोशिका ये इस तरीके से ये स्थितियां हो सकती हैं। तीन अलग अलग जो स्थितियां हैं यदि हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये तीन स्थितियां हैं। एक के अंदर जो है म्यूकस भरा हुआ है यानी खोखली है। दूसरी ऐसी है जो बिल्कुल सॉलिड है, ठोस अवस्था जैसी है जिसके अंदर कोशिकाएं भरी हुई है। तीसरी ऐसी है जिसमें कोशिकाएं है लेकिन कोशिकाओं के बीच में स्थान है यानी अंतर कोशिकीय अंतरा कोशिकीय स्थल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीन टाइप। अब यदि हम बात करें कि ये पराग नली इस जगह पर, तो ये जो तीनों जो पार्ट रहते हैं इन तीनों पार्टों के अंदर अलग अलग तरीके से इनके जाने का रास्ता होता है, मार्ग होता है। यदि हम देखें इसके अंदर कि जो रास्ता है इसके अंदर फर्स्ट की यदि बात करेंगे, अधिकांश पादपों में ऐसा रह जाता है, तो इनके अंदर पराग नली सीधी वृद्धि कर जाए। तो हम ये कहेंगे कि यदि वर्तिका खोखली है तो पराग नली बिना किसी अवरोध के अंडाशय की ओर या बीजांड की ओर वृद्धि कर जाती है। तो ये हुआ फर्स्ट इसके अंदर। यदि पराग जो वर्तिका है खोखली, वर्तिका खोखली हो। अब जो बात करते हैं कि इसके अंदर वर्तिका खोखली न होकर के तो वर्तिका इस तरीके से भरी हुई है। अधिकांश पादपों में होता है ये कि वर्तिका जो रहती है वो खोखली इस तरीके। इसके बाद हम बात करें सेकेंड स्टेप कि यदि कोशिकाएं बिल्कुल भरी हुई है, टाइटली भरी हुई है, तो इनसे पराग नली नहीं जा सकती है। लेकिन फिर यहां से पेक्टिनेज एंजाइम जो रहता है उसका स्राव किया जाता है। यानी हम बात करेंगे कि जैसे यहां पर पेक्टिनेज एंजाइम होगा, पेक्टिनेज, और पेक्टिनेज एंजाइम इनकी भित्तियों को तोड़ देता है इस तरीके से। और जो अब ये जगह बन रही है यानी ये जगह बन जाती है, इस जगह से वृद्धि कर जाती है पराग नली। एंड पेक्टिनेज एंजाइम की बात करें, पेक्टिनेज एंजाइम जो रहता है वो इन पर क्रिया करता है, इनको तोड़ देता है और उसके बाद ये प्रोसेस होती है। इस प्रकार की यदि बात करें तो इस प्रकार की क्रिया लीलियम के अंदर पाई जाती है।
तो लीलियम के अंदर इस तरीके की स्थिति होती है। इसके बाद जो थर्ड रहता है, यदि थर्ड की हम बात करें तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि जो अंतराकोशिकीय जो स्थल होते हैं, तो इस अंतरकोशिकीय स्थल है इनसे, यानी ये जो बीच में जो जगह है इस जगह से, यानी ये तो क्या है, वर्तिका ठोस, वर्तिका ठोस है भरी हुई। इसके बाद ये जो कोशिकाएं हैं तो हम ये कहेंगे अंतर कोशिकीय स्थल, अंतर कोशिकीय स्थल। तो ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप से वर्तिका वृद्धि कर जाती है। तो ये वृद्धि करते वक्त यदि हम बात करें कि पराग नली की वृद्धि, पराग नली की वृद्धि, तो यहाँ पर दो चीजें मेन ध्यान देनी है। एक तो वह पराग नली वृद्धि करेगी जिसमें कायिक कोशिका केंद्रक है। दूसरा ये हुआ कि वर्तिका में यदि ये वृद्धि कर रही है तो तीन स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों के अंदर ये कैसे वृद्धि करेगी। खोखली है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ये ठोस है तो इनके बीच से जाएगी, यदि ये अंतर कोशिकीय स्थल है, कोशिकाओं के बीच में जो गैप रह जाता है उनसे जाएगी। तो इस तरीके से जैसे ड्रोसेरा जो रहते हैं, उसके पिटूनिया जो रहता है, ये इसका एग्जाम्पल। जैसे हम बात करें कि इसके अंदर लीलियम था, और इसकी बात करें तो जैसे पिटूनिया, तो ये पार्ट हुए इसके। अब ये जो फर्स्ट स्टेप था, यदि हम देखें, फर्स्ट स्टेप हमने ये कहा था पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण व पराग नली की वृद्धि। ये स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप हमने क्या लिया था कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश, कि पराग नली देखिए कि ये पराग नली इस तरीके से वृद्धि करती हुई आएगी आगे की, इस तरीके वृद्धि करती हुई आएगी। ये जो न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस यहाँ पर था, यहाँ से ये न्यूक्लियस, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस इस जगह पर था, जैसे यहाँ पर, यहाँ से ये इधर आया, यहाँ से ये न्यूक्लियस होता है इस जगह पर आ जाता है वृद्धि करती, तो यहाँ तक आ जाती है। अब हमने ये कहा कि इस जगह पर होता है बीजांड, जो ये स्ट्रक्चर है। तो मैं केवल एक बीजांड दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बीजांड बहुत सारे होते हैं, हम केवल एक बीजांड को लेकर के ये क्रिया करवा रहे हैं कि जैसे हम बात करें इस तरीके से, इस तरीके ये बीजांड रहेगा। और ये जो बीजांड है, यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर ये सभी सेल्स हैं, इस तरीके ये पार्ट हुआ बीजांड। बीजांड की हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी, तो बीजांड में ये पराग नली कैसे प्रवेश कर, तो इस स्थिति को हम देखते हैं। देखिए हमने ये जो सेकंड स्टेप है, यानी फर्स्ट हुआ, अब यदि हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप ये हुआ पराग नली का बीजांड में प्रवेश। देखिए मैंने जो ये डायग्राम है इस जगह पर, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा किया, अलग से किया, वैसे बीजांड की स्ट्रक्चर पहले आ चुकी है। हमने कहा कि जो पराग नली है वो ऐसे वृद्धि करती हुई आएगी, और ये वृद्धि करती हुई लास्ट में पराग नली इस जगह पर आ गई, और ये न्यूक्लियस इस जगह पर आ गया। ये न्यूक्लियस आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे ये न्यूक्लियस इधर आता है, तो ये जो कोशिका रहती है, या फिर कहें कि ये जो पार्ट है, जो जनन कोशिका, ये भी पराग नली में प्रवेश कर जाती है। और इसके बाद प्रवेश करने के बाद जैसे ये पराग नली की ग्रोथ हो जाती है, तो उसके बाद ये कोशिका प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद देखिए मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं कि ये कोशिका इस तरीके से आती है, जनन कोशिका है। इसके बाद अगले स्टेप में ये जनन कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाती है, समसूत्री विभाजन करती है।
लेकिन क्रोमोसोम एन वहीं पर थे, एन यहीं पर होते हैं, तो ये हो जाएंगे कि 2 कोशिका। इसके बाद इन 2 कोशिकाओं से 2 नर युग्मक बनेंगे। तो यानी अगले स्टेप में यदि हम बात करें कि जैसे इस कोशिका की, तो ये कोशिका देखिए इस जगह पर ये कोशिका जो है ये आगे वृद्धि करती हुई, जैसे हम ये कहें कि 2 नर युग्मक बना देती है इस तरीके से। देखिए ये सभी स्टेप आ चुके हैं पहले, यानी ये जो नर युग्मक बनने तक के स्टेप नर युग्मकोद्भिद परिवर्तन में कंप्लीटली हमने एक एक पार्ट को दिखाते हुए किया है। अब देखिए ये पराग नली हमने ये कहा कि इस जगह पर पहुंच गई, यहां पर ये पार्ट हुआ बीजांड, और यहां पर ये पार्ट रहता है मादा युग्मक या कहें अंड कोशिका। अब यहां तक आना है, यानी इस पोलन ट्यूब में जो नर युग्मक है, इस जगह पर जो नर युग्मक है इनको यहां पहुंचाना है। तो ये बीजांड में प्रवेश करे तो बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। यदि इसके अंदर हम फर्स्ट प्रवेश की बात करें बीजांड के अंदर, तो फर्स्ट प्रवेश हुआ निभागीय प्रवेश। जैसे ये पार्ट निभाग होता है तो ये इधर से ही प्रवेश कर सकती है। देखिए एक पार्ट के अंदर यदि देखें तो हम ये कहें कि ये हुआ, ये इस दिशा से प्रवेश कर सकती है, तो इसे हमने नाम दिया निभागीय प्रवेश। ये हुआ फर्स्ट। इसके बाद देखिए कि यदि हम बात करें कि जो निभागीय जो प्रवेश जो रहता है, यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर कैजुराइन है, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद यदि हम सेकंड जो पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट की यदि बात करें तो ये भी हो सकता है कि बीजांड द्वार या अध्यावरण से। तो यहाँ पर ये पार्ट था अध्यावरण, तो ये पराग नली इस तरीके से न आकर के यहाँ आए और इससे इसमें प्रवेश करे इस तरीके से। यहाँ देखिए वैसे मैं इन तीनों पार्टों को अलग अलग दिखाई देता हूं कि ये परागनली है। इस परागनली जो है ये ऐसे वृद्धि करती हुई आ रही है और ये इधर से प्रवेश कर रही है। तो ये हुए कि अध्यावरण से एंट्री कर रही है बीजांड में, इसीलिए इसका जो सेकंड पार्ट हुआ वो हुआ अध्यावरणीय प्रवेश। जैसे कुकुरबिटेसी जो प्लांट रहते हैं उनके अंदर हुआ। इसके बाद थर्ड पार्ट हमने ये कहा कि ये इसका बीजांड द्वार है। तो एक जैसे हम ये कहें कि जैसे ये जो पार्ट है इसी के अंदर देखिए कि इस तरीके से कि ये यहां से आई। देखिए इसको हम इधर की साइड से भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, यानी ये जो बीजांड द्वार है इस बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश, तो इसीलिए हमने नाम दिया इसका थर्ड बीजांड द्वारीय। बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो ये 3 प्रकार के प्रवेश रहते हैं कि एक बीजांड में पराग नली जो है वो 3 प्रकार से प्रवेश कर जाती है। इसके बाद देखिए कि हमने ये कहा कि केवल बीजांड में एंट्री की है, इसने भ्रूण कोश के अंदर एंट्री नहीं की है, कि जो भ्रूण कोश रहता है इसमें प्रवेश नहीं किया है, मादा युग्मक के पास नहीं पहुंची है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है, ये निभागीय प्रवेश हो या अध्यावरणीय प्रवेश हो या बीजांड द्वारीय प्रवेश हो, तीनों स्थितियां यहां अलग हो सकती हैं, लेकिन ये भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर से ही प्रवेश करेंगी। यानी देखिए मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं कि यदि इसने एंट्री इस जगह से की, देखिए इस जगह से कर रही है, तो इसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीजांड द्वार की ओर से ही ये आगे चली। यदि ये इधर से है तो क्या होगा कि ये इधर से सीधी एंट्री नहीं करती, इधर से प्रवेश न करके ये इस जगह पर आकर के ये ऐसे आ जाती, इस जगह। यदि ये यहां से है तो भी ये सीधी इधर नहीं जाएगी, बल्कि ये हम ये कहेंगे कि इस तरीके से आएगी। यानी ये जो हमने ये जो पार्ट दे रखा है ये कोश, इसमें प्रवेश हमेशा बीजांड द्वार की साइड से होता है।
तो ये एक मेन विशेष बात है कि चाहे बीजांड में परागनली प्रवेश किसी भी मार्ग से करे, 3 मार्ग हैं, लेकिन यदि बात करेंगे भ्रूण कोश में तो हमेशा बीजांड द्वार की ओर प्रवेश होगा, कि इस दिशा से ही एंट्री होती है हमेशा। अब बात ये आ जाती है कि इस दिशा से एंट्री के बाद अब इसके आगे किधर से जाए, तो यहाँ पर ये था अंड समुच्चय, जो पहले डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, उनके अंदर आ चुका है। तो देखिए इसके बाद ये इस तरीके की स्थिति आ गई कि हमने ये 3 पार्ट जो यहाँ पर दिखाए हैं, तो ये जो तीनों पार्ट हैं वो इस तरीके से हैं। ये पार्ट कि ये निभागीय प्रवेश था, ये हमने कहा कि अध्यावरणीय प्रवेश, और ये था बीजांड द्वारीय। तो सभी के अंदर लास्ट में यही होगा, ये घूमते हुए बीजांड द्वार की ओर एंट्री करेंगे, यानी केवल इसी दिशा से इनकी एंट्री हो जाती है, प्रवेश होता है। तो यहाँ पर देखिए आगे इसके अंदर रहता है परागनली केंद्र। जैसे ये बीजांड में प्रवेश कर जाती है परागनली, उसके बाद ये जो पार्ट रहता है ये नष्ट हो जाता है, यानी परागनली की जैसे ही वृद्धि कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये पार्ट जो रहता है एक केंद्रक यानी परागनली केंद्रक नष्ट हो जाता है। हमने कहा कि इसके पीछे जैसे ये जो पार्ट थे जनन कोशिकाएं थी वो 2 नर युग्मकों में बदल जाती है, ये पार्ट हो गया। इसके बाद देखें इस ये जो पार्ट है भ्रूण कोश, इसमें प्रवेश, तो हम ये जो 3rd स्टेप इसका ले रहे थे वो 3rd स्टेप हुआ, ठीक है। 1st, 2nd और 3rd स्टेप है इसका परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश व नर युग्मकों का मुक्त होना, ये 3rd स्टेप है। तो ये पार्ट देखिए यहां पर जो प्रवेश रहता है वो भी 3 ही प्रकार से होता है। 3 प्रकार से कैसे कैसे होता है अब इसको देखिए इस पर। देखिए ये परागनली एक तो ये रहता है कि इस दिशा से एंट्री कर, यानी ये हुआ अध्यावरण भ्रूण कोश भित्ति, भ्रूण कोश भित्ति। एक पार्ट तो ये हुआ कि भ्रूण कोश जो भित्ति होती है। इसके बाद जो 2nd पार्ट जो है ये हमने कहा था सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, और ये है अंड कोशिका। तो इस तरीके से यदि हमने देखा कि ये 3 अलग अलग जैसे भ्रूण कोश भित्ति हुई, सहायक कोशिका हुई, और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अंड कोशिका हो गई है। अब यहाँ पर जो है कि इनके प्रवेश की यदि बात करें तो 3 ही स्टेप हैं। यदि 1st स्टेप की यदि हम बात करें तो भ्रूण कोश भित्ति ये पार्ट और सहायक कोशिका के बीच से, तो देखिए मैं यहाँ पर इसका नाम लिख रहा हूं कि ये जो हमने 3rd पार्ट दिए थे, तो इसके अंदर यदि हम बात करें कि 1st, तो 1st क्या रहेगा, भ्रूण कोश भित्ति व एक सहायक कोशिका, एक सहायक कोशिका के बीच से, देखिए ये पार्ट हो गया, ये 1st। इसके बाद 2nd ये हो सकता है कि ये जो पार्ट है इसकी बजाय ये इधर से जाए, कि इस जगह से, कि एक यानी अंड कोशिका व सहायक कोशिका के बीच से। तो दूसरा इसका ये भी हो सकता है अंड कोशिका व सहायक कोशिका के बीच से। तीसरा पार्ट ये भी हो सकता है
कि ये जो अंड कोशिका होती है, जो सहायक कोशिका होती है, इस सहायक कोशिका के बीच से होकर के इस तरीके से, यानी ये जो है इसके बीच से ऐसे, तो थर्ड जो मार्ग है वो रहेगा सहायक कोशिका को भेद कर, यानी इसको तोड़ती हुई इसके बीच से। तो ये तीन अलग अलग मार्ग थे, जैसे फर्स्ट मार्ग, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। फर्स्ट में भ्रूण कोश भित्ति व सहायक कोशिका के बीच से, यानी इन दोनों भित्तियों के बीच से ये भित्ति हुई और ये भित्ति हुई, इनके बीच से। इसके बाद दूसरा अंड कोशिका सहायक कोशिका के बीच से। तीसरा ये रहता है कि जो ये पार्ट आता है, यानी सहायक कोशिका को बेधती हुई इसको बीच में से तोड़ती हुई फिर जाती है। तो ये स्टेप है। अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है कि जो प्रवेश होता है, अब इसके साथ इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देखते हैं। मैक्सिमम में यही होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले पराग नली ये जो सहायक कोशिका के पास आती है, यानी भ्रूण कोश में जैसे प्रवेश करती है, उससे पहले दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो एक सहायक कोशिका अपहासित हुई, दूसरी जो कोशिका है वो जैसी है वैसी रहती है। इसके बाद ये पराग नली जो अपहासित कोशिका है उसमें फिलीफोरम एपरेटस होता है। फिलीफोरम जो है उपकरण, ये हमने दिखाया था कि इस तरीके से ये पार्ट है, इसके बीच में इस तरीके से नलिकीय तंत्र पाया जाता है। जब हमने बीजांड की स्ट्रक्चर की उस समय बताया था। तो ये जो फिलीफोरम एपरेटस है ये किसका मिलेगा? अपहासित कोशिका, यानी जो सहायक कोशिका है, तो हम कहें अपहासित सहायक कोशिका। ये पार्ट तो इस अपहासित सहायक कोशिका के फिलीफोरम के बीच से जाती है। ये पार्ट होता है कि जैसे ये अपहासित कोशिका होगी, इसका फिलीफोरम जो एपरेटस रहता है, इसके बीच से पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो ये पार्ट हुआ अपना प्रवेश करना। अब है नर युग्मकों का मुक्त होना। तो नर युग्मक कैसे मुक्त होते हैं? तो इसको देखिए कि जैसे ये नलिकाकार संरचना यहाँ आती है, इस जगह पर हमने ये कहा कि ये आ गई, तो या तो इसके टॉप पर या इससे कुछ पहले छिद्र बन जाता है, और इस छिद्र से ये दोनों नर युग्मक जो रहते हैं वो यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं नर युग्मकों का मुक्त होना। जिसके बाद अगला जो फोर्थ स्टेप है, जिसे हम निषेचन कह रहे थे, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से एक ध्रुवीय कोशिका से संयोजित होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी, यानी फोर्थ स्टेप हम ये कहेंगे कि निषेचन की क्रिया हो जाती है, कि निषेचन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम हमने इसके बाद जैसे बनाया कि जैसे यहाँ पर पराग नली है, पराग नली को हमने इस तरीके से दिखाया, ये सहायक कोशिका है, इसको बीच से चीरते हुए यहाँ आकर के दोनों नर युग्मक फ्री हो जाते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें तो इस जगह पर जैसे इधर से आ सकती है या फिर कहे इनके बीच से भी आ सकती है। तीन इसके मार्ग थे जो यहाँ पर दिखा रहे। तो ये टॉपिक है। इसके बाद हम फोर्थ इसका पॉइंट जो रहता है, यानी परागकण स्थिर केसर पार इस प्रक्रिया का जो फोर्थ पॉइंट है, जिसे हम निषेचन कहते हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे